सतीश नगर गांव के मुखिया थे पीताम्बर सेठ। उम्र में बड़े और देखने में गंभीर लगने वाले पीताम्बर सेठ दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। गांव में किसी को भी कोई परेशानी होती तो पीताम्बर सेठ सबसे पहले उसकी मदद को आगे आते। गांव के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है। अब जब उनकी उम्र हो चली थी तब वो अपने दो बेटों प्रणव और आनंद में से किसी एक को अपनी जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे। इस विषय में उन्होंने अपने पुराने मित्र किशन लाल से सलाह लेने का फैसला किया। देखिए मुखिया जी, आपके दोनों बेटे प्रणव और आनंद दोनों ही जिम्मेदार और अच्छे स्वभाव के हैं। इन दोनों में से किसी एक को चुनना वाकई में कठिन है। इसीलिए तो अब तक कोई फैसला नहीं कर पाया और तुम्हें सलाह देने के लिए बुलाया है। अब तुम ही कुछ बताओ। देखिए, दोनों में ही मुखिया बनने की सारी योग्यताएं तो हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ एक को चुना तो दूसरे को बुरा लग सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये बात तो है। वैसे मेरे बेटे दूसरे लड़कों जैसे नहीं हैं। उनमें कोई ईर्ष्या नहीं है। दोनों भाइयों के बीच में बहुत अच्छा और दोस्ताना रिश्ता है। ये तो नेकी और पूछ। अगर ऐसा है तो मेरा सुझाव है कि आप प्रणव को मुखिया बनाइए। आखिर वो बड़ा बेटा है और काफी जिम्मेदार भी है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक बार प्रणव और आनंद दोनों से मिलकर खुलकर बात करनी चाहिए? ये आपने कही पते की बात। बिल्कुल सही विचार है। इससे आपको उनकी राय भी मिल जाएगी और फैसला करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं उनसे एक बार बात करके देखता हूँ। वैसे भी प्रणव बड़ा है और मेरा भी यही मन है कि उसे ही ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। चलिए, तो आप जिसे भी चुनिए, सिर्फ इतना ख्याल रखना कि जैसे आपने इतने वर्षों तक गांव को संभाला वैसे ही काम वो भी करें। गांव की सुरक्षा और शांति बनाए रखें। चलिए, अब एक कप चाय हो जाए। मंगवाइए। किशन लाल की दो बेटियां थीं, आस्था और शारदा। रूप, गुण और बुद्धिमत्ता में दोनों ही बेमिसाल थीं, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी। वो जिद्दी और लालची थीं। उनका सपना था प्रणव और आनंद से शादी करना, क्योंकि वो जानती थीं कि दोनों ही पीताम्बर के बेटे हैं और भविष्य में उनके पास अथाह धन और सत्ता होगी। आज पापा कह रहे थे कि पीताम्बर काका अब मुखिया की जिम्मेदारी प्रणव या आनंद में से किसी एक को देने वाले हैं। क्या कह रही है? मतलब अब दोनों में से कोई एक मुखिया बन जाएगा और उनके हाथों में पूरा गांव होगा। इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं है। अब तक उनके पापा के पास सत्ता थी, अब उम्र हो गई है तो बेटों को ही मिलेगी। हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए। तू पापा को मना ले कि वो पीताम्बर काका से हमारी शादी की बात करें। बिल्कुल सही कहा। अगर कहीं आनंद की शादी किसी और से हो गई तो हमारी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। अगर हमारी शादी हो जाए प्रणव और आनंद से तो पूरी जिंदगी गांव में हमारी अलग पहचान होगी। कोई हमारी बात काटने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए तो हमने पहले से ही सब सोच रखा है। मैंने पहले ही समझ लिया था कि एक दिन पीताम्बर काका की सत्ता इन्हीं दोनों को मिलेगी। मुझे लगता है हमें इससे पहले कि कोई और मौका ले जाए पापा से बात करनी चाहिए। तू फिक्र मत कर, अब क्या करना है सब मैंने प्लान कर रखा है। सही वक्त आने दो, मैं खुद पापा से बात करूंगी। सिर्फ प्रणव और आनंद की पत्नी बनकर सत्ता और वैभव पाने की चाह में आस्था और शारदा दोनों अपनी चालें बिछाने लगीं। पीताम्बर की पत्नी का नाम था शकुंतला। वो एक सीधी साधी गृहिणी थीं और अपने दोनों बेटों प्रणव और आनंद को बहुत प्यार करती थीं। वो बहुत बीमार रहने लगी थीं और चाहती थीं कि उनके बेटे जल्द से जल्द शादी कर लें। इस बात को लेकर वो दोनों बेटों पर दबाव बनाने लगी। ए माँ, आप भैया की शादी की बातें करती हो तो ये तो समझ में आता है,
लेकिन आप अचानक से मेरी शादी की फिक्र क्यों करने लगी? ये क्या चक्कर है भाई? मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। देखो आनंद कैसी बातें कर रहा है, और मैं तो अभी चाहता ही नहीं शादी करना। तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए हैं, मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती। अगर हमें कुछ हो गया तो तुम दोनों क्या करोगे? ओहो माँ, आप हर वक्त ऐसी बातें क्यों करती हो? आपको कुछ भी नहीं होगा, फालतू की बातें करती हो। और वैसे भी पापा तो अभी इस विषय में कुछ नहीं कहते हैं, आप ही लगी पड़ी हो शादी शादी शादी। क्या कहेंगे, वो तो इसी सोच में है कि तुम दोनों में से किसे गांव का अगला मुखिया बनाया जाए। मुखिया? अब ये बात कहाँ से आ गई? और अगर किसी को मुखिया बनाना है तो भैया को बना दो। पूरे गांव की जिम्मेदारी उठाना मेरे बस की बात नहीं है। अपनी जिम्मेदारी तो उठा नहीं पा रहा, शादी की जिम्मेदारी उठाना तो है नहीं मुझे। गांव की जिम्मेदारी उठा लूं। हाँ। शादी की बात हो तो भैया से कराओ, मुखिया की बात हो तो भैया को बनाओ। खुद क्या करेगा? मस्ती करता रहेगा बस ऐसे ही, हैं? दादा, तुम समझ नहीं रहे। घर के बड़े बेटे की जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। छोटी की जिम्मेदारियां छोटी छोटी सी होती हैं। खाना खाना, घूमना, मस्ती करना। तुम जैसे कामचोर बेटे मैंने कभी नहीं देखे। न शादी करना है न जिम्मेदारी लेनी है। क्या ऐसे ही जिंदगी चलती है? हो, अब यहाँ रुकना मुश्किल है। मैं जा रहा हूँ जंगल शिकार पर। ओ दादा, अब तुम बैठो और माँ का प्रवचन सुनो। चलिए माताजी, आज के प्रवचन के आनंद की जय हो। अरे नालायक, कहाँ जा रहा है? रुक, सुन तो। पीताम्बर मन ही मन प्रणव और आनंद में से मुखिया चुनने को लेकर असमंजस में था, लेकिन आनंद खुद उसके पास आकर कहता है कि चूंकि प्रणव बड़ा बेटा है इसलिए मुखिया वही बने, क्योंकि आनंद खुद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं मानता और उसे लगता है कि पीताम्बर के बाद पूरे गांव को ठीक से चलाने की क्षमता सिर्फ प्रणव में है। आनंद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पीताम्बर निश्चिंत हो जाता है। मैं मन ही मन यही उम्मीद कर रहा था। तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारा प्यार और विश्वास देखकर मैं बहुत खुश हुआ। पापा, मैं तो सारा दिन जंगलों में घूमता रहता हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की ना तो हिम्मत है और ना ही इच्छा। इसीलिए मुखिया बनने के लिए दादा ही सबसे सही योग्य उम्मीदवार हैं। तो ठीक है, जब तुम खुद ही ऐसा कह रहे हो तो मैं सारी जिम्मेदारी प्रणव को ही सौंपूंगा। लेकिन मुखिया बना दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी जाए। तुम्हारा भी सहयोग जरूरी है। हाँ बाबा, आप तो चिंता करो ही मत। जब भी दादा को मेरी जरूरत होगी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उनकी मदद करने की। छोटा भाई एकदम लक्ष्मण की तरह हाजिर रहेगा। हाँ। चलो, खैर तुम्हें भी अपने आप को थोड़ा बदलना चाहिए। जिस तरह से तुम हर दिन मस्ती में बिता रहे हो, जिंदगी हमेशा ऐसे नहीं चलती बेटा। तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हाँ बाबा, तुम भी अब माँ की तरह प्रवचन देने लगे हो। अभी मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ हूँ। कहाँ से उठा लूँ? और वैसे भी पूरी जिंदगी पड़ी है सोचने के लिए। अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं, जिम्मेदारी 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 सब लग जाते हैं। अच्छा, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है? बेटा, एक बात याद रखो, आज मैं हूँ इसलिए तुम्हारी जिंदगी आसान है, लेकिन हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। इसीलिए मैं जब तक जिंदा हूँ अपने आप को संभाल लो। ये क्या बात कर रहे हो पापा? तुम और माँ ही तो मेरा एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे बिना तो पूरी दुनिया ही अंधकार लगती है। बाप रे, ऐसी बातें मत करो पापा, आप कुछ भी बोलते रहते हो। देख बेटा, मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे ना रहने पर भी मेरे बेटे अच्छा जीवन जिए, कभी कोई दुख उन्हें छू भी ना पाए, समझा? पीताम्बर का अपने बेटों के लिए अपार स्नेह और बेटों का अपने पिता के लिए सम्मान उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है।
आस्था अक्सर अपने हाथ से बनाए हुए खाने के साथ प्रणव के घर जाया करती थी। उसका इरादा था शकुंतला का दिल जीतकर प्रणव की पत्नी बनने का, लेकिन उसकी इन चालों को शकुंतला समझ नहीं पाती थी। वो सरल और सहज स्वभाव की थी, इसलिए आस्था को अपनी बेटी जैसा प्यार देती थी। और उस दिन तो खोश बाबू की बेटी की शादी में दूल्हे वाले दहेज को लेकर तमाशा कर बैठे थे। थोड़ी सी देर होती तो शादी ही टूट जाती। लोग कितने गिर गए हैं। अगर मेरे बेटे प्रणव और आनंद की शादी होगी तो मैं 1 रुपया भी दहेज नहीं लूंगी। प्रणव की शादी के बारे में कुछ सोचा है? कितनी बार उससे बात की है, लेकिन वो तो किसी भी हालत में शादी के लिए राजी ही नहीं होता। एक बार सोचो, अगर बहू घर में आ जाए तो वो तुम्हारी कितनी सेवा करेगी। उसके साथ बातें करके तुम्हारा भी समय अच्छे से कटेगा। मेरी भी तो इच्छा है उसकी शादी करवाने की। कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। देखूंगी, लेकिन सबसे अच्छा तो तब होगा जब वो लड़की आपकी जान पहचान की हो। आस्था मेरा कितना ख्याल रखती है। उससे बात करने से मेरा मन अच्छा हो जाता है। अगर यही प्रणव की पत्नी बन जाए तो। आस्था की योजना सफल होती है। शकुंतला उसके और प्रणव के रिश्ते के बारे में सोचने लगती है। गांव में 2 अजीब लोग आए। एक का नाम था मुरली और दूसरे का नाम था भानु। दोनों के कपड़े फटे पुराने थे। वो दोनों गांव के मंदिरों के आसपास घूमते रहते और भीख मांगते थे। उनमें मुरली बहुत चालाक और लालची था। मुरली और भानु हमेशा साथ रहते थे। और धात तेरे की, सुबह से किसी ने 1 पैसा भी नहीं दिया। अब तो रोटी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। हमें पैसे देंगे भी कैसे? लोग तो सारे पैसे मंदिर के दान पेटी पर डालकर चले जाते हैं। मंदिर के दान पेटी में डालने के लिए पैसे हैं इनके पास, लेकिन भूखे इंसानों की मदद करने के लिए नहीं। यही है हमारा समाज, खोखला समाज। वाह वाह नेताजी, क्या बात कही है। अरे मैं तो कहता हूँ कि इस मंदिर में बैठकर हमें वैसे भी बहुत कम पैसा मिलता है। उस तरफ जो शिव मंदिर है वहाँ बैठते हैं, वहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा और वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। शिव जी के भक्त बड़े बड़े लोग होते हैं। क्या कहता है? हाँ, कुछ दिन और देख लेते हैं। अगर यही हाल रहा तो जगह बदलनी पड़ेगी, और कोई चारा ही नहीं है। भूखे थोड़े ना मरेंगे। और नहीं तो क्या, भूख के मारे हालत खराब हो रही है। हमारे पास तो पानी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मुझे ना गुस्सा आती है। इस तरह से भीख मिलने की आस में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें अपना पुराना तरीका अपनाना होगा। अरे क्या बात करता है? नहीं 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 नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं। फिर से वही चोरी चकारी शुरू करेगा क्या? और फिर से लोगों से मार खाना है क्या? अरे तो चुप कर। यूं बैठे रहने से आज खाना नसीब नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ मंदिर में आने वालों की जेब से कुछ पैसे निकाल पाता हूँ या फिर नहीं। अरे तेरी इन आदतों की वजह से हम फिर से किसी दिन फंस जाएंगे। इस बार अगर कोई पकड़ने आया तो मैं तो भाग जाऊंगा। हाँ। भानु के बार बार मना करने के बावजूद मुरली मंदिर में आए लोगों की जेब से चोरी करने की तरकीबें सोचने लगता है। आनंद ने पीतांबर से बात करके प्रणव को मुखिया बनाने की सलाह दी। जब प्रणव को ये बात पता चली तो वो सोच में पड़ गया और आनंद पर नाराज होने लगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। ओए छोटे, तू ये बता, तू मेरा भाई है या दुश्मन? अरे कोई भी काम करने से पहले कम से कम मुझसे बात कर सकता था, बता सकता था, पूछ सकता था। बस मुंह उठा के काम कर दिए। अरे अरे अरे, क्या बात है, क्या बात है? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो मुझ पर? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे तुझे क्या जरूरत थी बाबूजी के पास जाकर मुझे मुखिया बनाने की सिफारिश करने की? तुझे पता है ना कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से डरता हूँ। दिमाग खराब करके रख दिया तूने। वाह रे वाह 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 वाह, मैंने दिमाग खराब कर दिया? अरे तू बड़ा बेटा होकर भी अगर बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो बाबूजी सारी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देंगे। तू तो फिर भी संभाल सकता है, मैं तो कुछ न कर पाऊंगा। समझ क्यों नहीं रहा है आनंद? गांव का मुखिया बनना कोई आसान बात नहीं है।
बहुत तरह की बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे बाबूजी इतने सालों से कर रहे हैं, मैं वैसा कभी नहीं कर पाऊंगा। अरे तो तुमसे कौन कह रहा है कि बाबूजी की तरह बनो भाई? ये तुम अपना दिमाग नहीं चलाते हो क्या? उन्होंने अपने तरीके से काम किया, अब अगर तू मुखिया बनेगा तो तू अपने तरीके से सब कुछ संभालेगा। बाबूजी की नकल करने की क्यों सोच रहा है, हैं? अरे अगर सब कुछ इतना ही आसान है तो तू खुद बनकर देख लेना, फिर समझ में आएगा कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। एक तो मैं खुद जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था, इसीलिए ही तो बाबूजी से कहकर तुझे मुखिया बनाने की सलाह दी। वाह वाह वाह, तो क्या तेरी आरती उतारूं जो सलाह देके चलाया? तूने बिल्कुल भी सही नहीं किया। कम से कम बाबूजी से बात करने से पहले एक बार मुझसे तो पूछना चाहिए था, चर्चा कर लेता, बात छेड़ देता। क्या कहूं मैं? अरे इतना डर क्यों रहा है भाई? ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी तेरी है। शांति से सोच, तू मुखिया बनेगा, लेकिन अगर कोई समस्या आएगी तो वो तो हम दोनों मिलकर उसे हल करेंगे ना। मैं हूं ना तेरे साथ। दोनों भाई मिलकर गर्दा उड़ा देंगे, चिंता मत कर, सब संभाल लेंगे। हाँ, मैं पीछे खड़ा हूँ। कुछ दिनों बाद पीताम्बर अपने परिवार की शांति के लिए मंदिर में पूजा करने जाता है। मंदिर से निकलते वक्त उसका रुपयों का थैला गिर जाता है। उसे भानु देख लेता है और जल्दी से उठाकर पीताम्बर को वापस दे देता है। पीताम्बर उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश होता है। हाँ, तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी को मंदिर के नीचे भीख मांगते हुए देखना वाकई दुखद है। क्या कह रहे हैं बाबू? भीख तो कोई शौक से नहीं मांगता, हालात ने मजबूर कर दिया है। ये बताओ, क्या तुम पढ़े लिखे हो या पढ़ाई नहीं कर पाए? पैसों की तंगी के कारण ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। मैट्रिक में दाखिला लिया था, लेकिन परीक्षा नहीं दे पाया। अगर तुम्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए तो क्या भीख मांगना छोड़ दोगे? इच्छा तो है, लेकिन मेरे जैसे भिखारी को कौन नौकरी देगा साहब? भगवान के नाम पे लोग भीख तो देते नहीं है, नौकरी कहाँ से देंगे? मेरा नाम पीताम्बर सेठ है, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मुझे अपने घर में बगीचे की देखभाल के लिए एक आदमी चाहिए। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो ये काम तुम कर सकते हो। बाबू, क्या आप मुझे सच में नौकरी दे रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और तुम दिखने से ही भरोसेमंद लगते हो। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं बहुत खुश होऊंगा। आपकी बात ठुकराकर मैं आपको अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ मेरा एक दोस्त भी है। मैं काम करूंगा और वो भीख मांगे, मैं ये सहन नहीं कर सकता। ओहो, बड़ी दोस्ती। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक कागज पर अपने घर का पता लिखकर दे देता हूँ। तुम अपने दोस्त के साथ कल सुबह मेरे घर आ जाना। मैं तुम दोनों के लिए नौकरी का इंतजाम करूंगा और मेरी ओर से तुम्हारी ईमानदारी का ये इनाम होगा। ठीक है, चलो कल आओ। रोज बहुत लोग देखता हूँ साहब, लेकिन आप जैसा दयालु इंसान मैंने कहीं ना देखा। भगवान आपका भला करे। मैं कल सुबह ही अपने दोस्त को लेकर आपके घर आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह मुरली और भानु उस पते के अनुसार पीताम्बर के घर पहुंचते हैं। पीताम्बर के घर के बाहर तैनात चौकीदार उन्हें बाग के पास बैठा देता है। जब पीताम्बर वहां आता है तो वो भानु को पहचान लेता है। हाँ, मैं आज सुबह से ही तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। आप इस गांव के मुखिया हैं। इतने बड़े आदमी ने हमें अपने घर पर बुलाया, हम क्या आपको मना कर सकते थे? आना तो था ही। बस बस, बहुत हो गया, इतनी तारीफ मत करा करो। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। देखो, तुम्हें यहाँ बुलाने का असली कारण यही था कि तुम्हारी नौकरी का इंतजाम कर सकूं, जैसा कि मैंने वादा किया था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा रे भानु, हम दो साधारण भिखारे और आज आपके घर पर नौकरी करने वाले हैं। ठीक है, चलो
सुनो, तुम दोनों में से एक इस बाग की देखभाल करेगा, सारे पेड़ पौधों का ध्यान रखेगा। मैं बाग की देखभाल करूंगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी लगन से काम करूंगा। तो ठीक है। और तुम दूसरा, तुम मेरी आटा चक्की में काम करोगे, मशीनों को देखना, सफाई करना, धूल मिटाना, ये सब करना होगा। कर लोगे ना? बिल्कुल, यह सब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी वादा करता हूँ कि पूरे दिल से काम करूंगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा साहब। तुम दोनों बहुत ईमानदार हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो आज से तुम भिखारी नहीं रहे, तुम नौकरी पेशा हो। महीने के अंत में तुम्हें 1000 रुपए मिलेंगे और रहने का इंतजाम भी मैं करवा दूंगा। जिंदगी में पहली बार भानु की ईमानदारी काम आई। बहुत हुआ भीख मांगना, अब शुरू होगी असली जिंदगी और जिंदगी के मजे। आज से हमें 2 रुपए के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हमारी जिंदगी बदल दी साहब आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बस 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 बस, चलो तुम लोग कल से काम शुरू कर देना। आज जाओ, आराम करो, कल तक तुम्हारे रहने का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, चलो जाओ। अचानक 2 अनजान भिखारियों को सड़क से उठाकर घर के पास पनाह देने और उन्हें काम पर रखने के कारण शकुंतला पीतांबर से थोड़ी नाराज थी, क्योंकि समय अच्छा नहीं चल रहा था और वो नहीं चाहती थी कि कोई अनजान उनके साथ रहे। क्या बात है काकी माँ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी तुम आराम करने के बजाय बगीचे में टहल रही हो। क्या बताऊं शारदा, तुम्हारे काकू ऐसा ऐसा काम करते हैं कि चिंता में मेरी रातों की नींद उड़ गई है। पर क्या बात है, कम से कम बताओ तो सही। वो देखो, न जाने कौन 2 अनजान लड़कों को घर ले आए हैं। एक को बगीचे की देखभाल और दूसरे को फैक्ट्री में सफाई का काम दे दिया है। इतना बड़ा बगीचा, फैक्ट्री देखने के लिए लोगों की जरूरत होती है, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? उन दोनों को घर के पास मेहमानों के ठहरने की जगह में रहने की जगह भी दे दी है। जैसे हालात हैं आजकल, अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर ये तो बाहर के अनजान लोग हैं। मुझे वो लड़के जरा भी ठीक नहीं लगते। मेरा मन कहता है ये दोनों जरूर कोई ना कोई अनहोनी करेंगे। मुरली और भानु जब से पीतांबर के लिए काम करने लगे, उनकी जिंदगी काफी बदल गई, लेकिन ये सुख ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। फैक्ट्री में रखी कीमती चीजें और पीतांबर की दौलत देखकर मुरली के मन में लालच घर कर गया। सुन रहे भानु, मैंने आज पीतांबर बाबू को कहते हुए सुना कि उनके फैक्ट्री में लगभग 40 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है। अरे भाई मुरली, वो गांव के मुखिया हैं, उनके लिए 30-40 लाख रुपए की चीजें खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तो मुद्दे की बात पकड़ रहे, जरा सोच भानु, अगर वो सब माल हम बेच दें तो हम भी लाखों के मालिक बन सकते हैं। फिर इतनी मेहनत वाली नौकरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सोच। अरे ये सोच के बच्चे, ऐसा गलती से सोच भी मत लेना। पीतांबर बाबू ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, उनकी बदौलत ही हम आज भिखारी से इज्जतदार नौकरी कर रहे हैं, और उन्हीं के घर में तू डाका डालने चला है। जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। अरे क्या खाक इज्जतदार नौकरी है रे? अरे बगीचे की देखभाल करना, फैक्ट्री की सफाई करना, मशीनों का ध्यान रखना और मछली पालना, इन सब में कोई सम्मान की बात है? इसमें क्या हजारों रुपए हासिल होंगे? तू अमीर बन जाएगा क्या ये करके? बेवकूफ कहीं का। अब देख, तुझे भले ही ये सब कुछ कम लग रहा हो, पर मैं तो इसी से खुश हूँ। कम से कम रहने को जगह है, 2 वक्त की रोटी है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो समझ नहीं रहा रे भानु, जो मैं सोच रहा हूँ वो हम दोनों के लिए भले के लिए है। अगर हम अमीर बन जाएंगे तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी ना। अरे पर अगर हमने चोरी की तो पीतांबर बाबू के साथ ये बहुत बड़ा धोखा होगा, ये भी सोचना। अरे धोखा हो या जो भी हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सा पीतांबर हमारा बाप लग रहा है जो धोखा हो जाएगा?
तू गजब बातें करता है यार। चोरी करेंगे और फिर किसी दूसरे गांव भाग जाएंगे, पीताम्बर पीछे छूट जाएगा। हाँ लेकिन लेकिन मुरली, ये बहुत बड़ा पाप है। भानु किसी भी हालत में मुरली की बात मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन मुरली बार बार उसे चोरी के लिए मनाने की कोशिश करता है और इसी बात पर दोनों की रात भर बहस चलती रहती है। काफी सोचने के बाद पीताम्बर तय करता है कि वो अपने बड़े बेटे प्रणव को गांव का नया मुखिया बनाएगा। मन ना होने के बावजूद प्रणव अपने पिता की बात नहीं टाल पाता और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है। पीताम्बर का ये फैसला सबको बहुत पसंद आता है और गांव वाले उसे खुशी खुशी नए मुखिया के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। तो मुखिया जी, आखिरकार आपने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। मैं तो शुरू से चाहता था कि आपके बाद प्रणव गांव का मुखिया बने। हाँ, शुरू में थोड़ा असमंजस में था मैं, लेकिन बाद में मेरा छोटा बेटा आनंद खुद आकर मुझसे बोलता है कि प्रणव ही इस जिम्मेदारी के लायक। तब मैंने भी सोचा अभी आनंद में बचपना बाकी है। हाँ, तो फिर एक शुभ दिन देखकर सबके सामने घोषणा कर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि गांव वाले भी प्रणव को मुखिया मानकर बहुत खुश होंगे। हाँ, ये बात सही कही, और अब तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। जिंदगी के बाकी दिन अब चैन से काट सकूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक और प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल, निसंकोच कहिए। हमारी दोस्ती को आज लगभग 40 साल हो गए। बचपन, जवानी सब हमने साथ में बिताए। मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना इस दोस्ती को, मेरा मतलब है कि रिश्तेदारी में बदल दें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे प्रणव की शादी आपकी बेटी आस्था से कर दी जाए? बस ऐसा ही कुछ सोचिए, लेकिन मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर आपकी और प्रणव की इच्छा हो तो ये रिश्ता आगे हो, नहीं तो कोई बात नहीं, दोस्ती तो है अपनी। किशन लाल मौके का फायदा उठाकर प्रणव और आस्था की शादी का प्रस्ताव रख देते हैं और दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। प्रणव और आस्था की शादी की बात चलने के बाद से ही प्रणव चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि वो आस्था से शादी नहीं करना चाहता था। सब उसे सीधी सादी लड़की मानते थे, लेकिन प्रणव आस्था की असली सच्चाई भली भांति जानता था और इसीलिए वो शुरू से ही इस शादी के खिलाफ था। सुना है तेरी शादी तय हो गई भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तेरी शादी हो रही है और तू यहाँ पे उदास बैठा हुआ है, क्या बात है? अरे क्या बात है, क्या बात है। इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा बनकर पैदा होना ही शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं जब कोई जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ तब तो मुझे कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जब नहीं चाहता तब जबरदस्ती मुखिया की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी जा रही है और अब मेरी मर्जी के खिलाफ आस्था से मेरी शादी की जा रही है। समझ नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या। अगर तू इस शादी में राजी नहीं है तो सीधे जाकर पिताजी से एक बार बात करके देख। अरे बात करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन माँ और पिताजी दोनों आस्था को पसंद करने लगे हैं। उनके लिए आस्था एक गुणी, समझदार और आदर्श लड़की है। अरे वो तो बहू मानने लगे हैं उसे अभी से, लेकिन आस्था की असली सूरत तो मैं जानता हूँ। एक बात है जो शायद अजीब लगे, पर मुझे लगता है कि तू गांव का नया मुखिया बनेगा, इसी लालच में आस्था तुझसे शादी करना चाहती है। क्या कहता है? यही तो, मुझे भी यही लगता है, लेकिन अब बहुत हो गया। हमेशा हर बात मान लेना अब मुमकिन नहीं है। अरे कम से कम जिंदगी किसके साथ बितानी है ये फैसला तो मेरा होना चाहिए ना। मैं तेरे साथ हूँ दादा। जा और पिताजी को समझा कि तू आस्था से शादी नहीं करना चाहता, और अगर वो नहीं मानते तो मैं भी पिताजी से बात करूंगा। लगता है आस्था सोच के बैठी है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है और मैं झट से मान जाऊंगा। अरे शादी के बाद सब कुछ अपने मन से चलाएगी, वो देख लेना। वही तो, हर बात जबरदस्ती नहीं चलती दादा। हमेशा माँ बाप की बात मानता आया है तू, पर शादी का मामला तुझे खुद सोच समझकर तय करना चाहिए। ये तेरी जिंदगी भर का सवाल है।
कई दिन बीत जाते हैं। प्रणव गांव का नया मुखिया बनकर जनता की सेवा में लग जाता है, जैसे उसके पिताजी पीताम्बर करते थे। दूसरी ओर मुरली के कहने पर भानु भी अनिच्छा से उसके साथ मिलकर पीताम्बर की फैक्ट्री से चोरी करने लगता है। तुम लोग फैक्ट्री में चोरी कर रहे हो? हमारे पिता तुम पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और तुम ये सब कर रहे हो? बाबू, छोटे बाबू, यकीन कीजिए, मैंने मुरली को कई बार समझाया, कई बार कहा कि मैं पीताम्बर बाबू से गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन उसने जबरदस्ती मुझे मजबूर कर दिया। अबे गधे, तू बच्चा है क्या? उसने तुझे मजबूर किया और तू मान गया इतना घटिया काम करने के लिए? इसीलिए कहा जाता है कि सड़क के भिखारियों को कभी घर मत लाओ, नालायकों कहीं के। अब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। इतने महंगे सामान देखकर खुद को रोक नहीं पाए, लालच आ गया था, माफ कर दो। तुम जैसे धोखेबाजों को कभी माफी नहीं मिलेगी। तुम्हारी सजा सिर्फ एक है और वो है पुलिस की मार। आनंद, जाकर तुरंत पिताजी को बुला कर ला। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, पीताम्बर बाबू को मत बताइएगा। पीताम्बर बाबू को मत बताइए। हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए, रहम कीजिए। हम भीख मांग लेंगे लेकिन पुलिस के पास नहीं जाएंगे। कितनी मिन्नतें की लेकिन नहीं माना साला। बड़े को तो मार दिया, अब छोटे की बारी है। ये क्या किया तुमने? मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मुरली और भानु आनंद पर हमला करने आते हैं, लेकिन आनंद किसी तरह वहां से भागकर जान बचा लेता है। आनंद जैसे तैसे बचकर भाग जाता है। मुरली और भानु डर के मारे गांव छोड़कर पास के गांव में छुप जाते हैं। दूसरी ओर आनंद से पूरी घटना जानकर लोग घटना स्थल से बेहोश प्रणव को अस्पताल ले जाते हैं और पुलिस मुरली और भानु की तलाश में लग जाती है। कितनी बार कहा था, अजनबियों पर दया करके घर में मत रखो। आज देखो, तुम्हारी उस दया की वजह से मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है। माँ शांत हो जाओ। पिताजी को दोष क्यों देती हो? उन्हें क्या पता था कि वो ऐसा करेंगे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर अब वो दोनों मेरे सामने आए तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपने उन पर दया करके उन्हें घर दिया, काम दिया, और बदले में देखिए उन्होंने क्या किया। इंसान से ज्यादा कृतज्ञ और कोई नहीं होता। भगवान का शुक्र है कि मैं वक्त पर भाग सका, वरना आज मेरी भी वही हालत होती। अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलेगी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा होश में आए, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अस्पताल के बाहर पूरा गांव इकट्ठा था। सबकी आंखों में आंसू और मन में मुरली और भानु के लिए गुस्सा था। तभी खबर आती है कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। मन तो कर रहा है कि अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं, गद्दार कहीं के, धोखेबाज। मैंने कुछ नहीं किया बाबू, मुझे मुरली ने मजबूर किया, यकीन कीजिए मेरा। चुप हो जाओ, मगरमच्छ के आंसू रोते हो। अब तुम पर भरोसा करने की गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना, तो याद रखना तुम्हारा अंत